जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 11 दिसंबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। उसी के साथ साथ पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज है। तो ये जो कंट्री है, कंट्री कौन सी है आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं। इसमें बात की जा रही है आईपीओ के बारे में। यहाँ पर बात की जा रही है जो फ्रांस ने एक ड्राफ्ट लॉ लाया है इस्लामिज्म के अगेंस्ट में, उसके बारे में। उसी के साथ यहाँ पर जो मलाना क्रीम है उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर हम शॉर्ट में आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। देखिए आईपीओ होता क्या है, क्योंकि इसमें बोला गया है आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये तो दूर की बात है। ये मतलब अगर आप इन्वेस्टर हो तो ठीक है, लेकिन नॉर्मली आपको आईपीओ क्या होता है उसके बारे में पता रहना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं आईपीओ की, तो देखिए क्या है, कोई भी अगर बिजनेसमैन है, अब बिजनेसमैन को अगर अपना जो प्रोडक्ट है अगर उसको बड़ा करना है, या फिर अपनी कंपनी जो है उसको अगर बड़ा करना है, तो उसके पास अलग अलग रास्ते होते हैं फंडिंग के लिए। क्योंकि जब भी उसको बड़ा करना है तो उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। पैसे का काम पैसा ही करता है। पैसे की ज़रूरत पड़ती है और पैसा कहाँ से लेगा। तो पहला ऑप्शन होता है बैंक से लोन लेने का। मतलब बैंक के पास जाएगा, बोलेगा मुझे लोन चाहिए, तो बैंक उसको लोन दे देगी। ऐसे वो पैसे लेकर आएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें उसको बैंक को ये पैसा वापस भी करना पड़ता है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। अब यहाँ पर अगर उसने 100 करोड़ रुपीज़ लिए है ना, तो हो सकता है इसको 135 करोड़ रुपए जो है वापस करना पड़े। कुछ भी हो सकता है जितना इंटरेस्ट रेट रहा। दूसरा ऑप्शन होता है इक्विटी का। मतलब कि ये शेयर्स इशू करेगा, ठीक है, शेयर्स इशू करेगा। और शेयर्स इशू करने के बाद जैसे लोग शेयर्स परचेस करेंगे तो फिर लोग क्या करेंगे, अपनी ओनरशिप उस कंपनी में लेंगे। मतलब अगर मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स है, मतलब उस कंपनी में मेरी ओनरशिप है ना। और ये जो शेयर्स है इसके पैसे इसको मिलेंगे। अब ये जो पैसे है इस पर क्या उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। मतलब यहाँ पर क्या है, जो शेयर परचेस कर रहे हैं, अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो मतलब हमारा फायदा, अगर कंपनी को नुकसान होता है मतलब हमारा नुकसान, है ना। तीसरा ऑप्शन होता है डेथ बॉन्ड का। बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड क्या है, जेम्स बॉन्ड नहीं। यहाँ पर बेसिकली क्या है कि आपको एक बॉन्ड जो है वो इशू कर दिया जाएगा। इसकी फेस वैल्यू समझ लीजिए है 100 रुपीज़, ठीक है। इस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 10% का मैच्योरिटी पर। मतलब क्या है कि 100 रुपये में आपने बॉन्ड खरीदा, फिर उसके बाद रिटर्न करते टाइम आपको 110 रुपये जो है मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बोला था कि मेरा गला जो है अच्छा खासा ख़राब है, जिसकी वजह से जो सर्दी है, बुखार है, ये सब हो रहा है। लेकिन फिर भी चलिए, तो यहाँ पर 110 जो है ये आपको मिल जाएंगे। अब ये जो 100 रुपये ये किसको मिलेंगे, ये मिलेंगे इसको। मतलब क्या है बेसिकली कि 3 तरीक़ों से वो अपना पैसा जो है मोस्ट प्रोबेबली उठा सकता है। अब इक्विटी का ही एक भाग मतलब आईपीओ हमें देखने को मिलता है। तो आईपीओ बेसिकली क्या है, यह है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कि स्टार्टिंग में क्या होता है, प्राइमरी मार्केट होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट जो है इसमें आईपीओ इशू किया जाता है। फिर उसके बाद आईपीओ जब शेयर बन जाता है तो सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है। तो आईपीओ इशू किए जाते हैं। जैसे कि हाल ही में बर्गर किंग का जो आईपीओ है वो इशू किया गया था, जिसका अलॉटमेंट मेरे को नहीं मिला। तो यहाँ पर बर्गर किंग जो है ये हमें देखने को मिला। और आईपीओ बेसिकली क्या था कि जो इनिशियल लेवल पर अब बर्गर किंग को अपने एक्सपांशन करना है, अपनी जो ब्रांचेस है उसको एक्सपांड करना है, तो उसको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैसे लेंगे वो, तो यहाँ पर शेयर्स इशू करके। लेकिन डायरेक्टली शेयर्स इशू नहीं करते हैं। कोई भी अगर फर्स्ट कंपनी है जिसके लिस्टिंग या फिर ऐसे कुछ हो रहा है, पहली बार शेयर इशू कर रही है, तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के तहत करती है। उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में आके ये जो भी अपने शेयर मार्केट है उसमें प्रॉपर तरीके से काम करती है, लेन देन होता है। क्लियर है, इसमें अलॉट किए जाते हैं। मोस्टली आईपीओ में आपको एक स्लॉट में 15,000 रुपये जो है वो खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है। कितने का भी ये हो, अभी जैसे इसकी कीमत 60 थी बर्गर किंग के इसकी, तो उस हिसाब से आपको जो शेयर्स है वो मिल रहे थे। क्लियर है, अब आप आईपीओ समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर एडिटोरियल पेज, आइडियाज़ पेज जब हम देखते हैं, तो इसमें ये वाला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कस्टडी एंड डेथ के बारे में बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कुछ नई चीज़ बताई है। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो नई चीज़ बताई है, इसके अलावा, क्योंकि यहाँ पर एक ही चीज़ बताई है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, डिटेल में हम देखेंगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ।
यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो फार्मर्स के बारे में अगेन बात हो रही है, फार्मर्स के बारे में अगेन बात हो रही है। तो ये सब हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी सब कुछ देखा हुआ है। जो भी बहुत बड़ा रिफॉर्म कोई आता है तो एक साथ हम कवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर डेमोक्रेसी जो उसके बारे में बात की जा रही है। डेमोक्रेसी अभी आपको पता ही होगा, डेमोक्रेसी जो है मोदी साहब ने जो भी यहाँ पर बोले हैं, भाषण वगैरह दिए थे अभी, तो उसमें डेमोक्रेसी काफ़ी उल्लेख था। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम वेस्ट की तरफ क्यों डेमोक्रेसी देखते हैं, कि वेस्ट में डेमोक्रेसी है एंड फलाना है ढिमकाना है। यहाँ पर इंडिया को एज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ पर कहा जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चीज़ें देखने को मिलती है। तो डेमोक्रेसी की बात हो रही है। डेमोक्रेसी अगर आपको जानना है तो हमारा जीएस पेपर 2 जो है उसमें जो पॉलिटी है, एमएम एकेडमी पर जो पॉलिटिकल लेक्चर्स है वो आप देख सकते हो। यहाँ पर द हिंदू अगर हम देखते हैं तो इसमें ईरान का कैलकुलेटेड रिस्क, इसको हम शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हमने इसके बारे में कवर की हुई है। उसी के साथ साथ ये वाला अगर आर्टिकल देखते हैं तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में, मैनेजर्स के बारे में क्या, हमें क्या कॉर्पोरेट इसका थोड़ी देखना है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भी पॉलिटिकल है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ड्रग रेगुलेटर, तो ये अभी हम नहीं देखेंगे, इसका डिटेल में मैं वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से ड्रग कैसे रेगुलेट किया जाता है, अथॉरिटी कौन सी है, सारी चीज़ें देखेंगे। ये अगेन फार्मर के बारे में बात हो रही है। तो मतलब द हिंदू में आज इतने कुछ खास आर्टिकल जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए जो आर्टिकल्स हैं उनको कवर करते हैं, लेकिन उससे पहले एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा दिलाएंगे। तो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट है, एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कंप्लीट है, पॉलिटी पूरा कंप्लीट है, एथिक्स पूरा कंप्लीट है, ज्योग्राफी चल रहा है, इकोनॉमी चल रहा है, मतलब इकोनॉमी आने वाला है, उसी एनवायरनमेंट आने वाला है। तो बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं जहाँ आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एन्जॉय कीजिए। आइए यहाँ पर फर्स्ट इस पर आते हैं। फ्रांस ने एक जो इस्लामिज़म है उसके अगेंस्ट में एक ड्राफ्ट किया है। अब देखिए ये तो ड्राफ्ट ही है, ठीक है, तो मतलब लॉ में तब्दील होना बाकी है। अब हमारे यहाँ लॉ में तब्दील, क्योंकि हमारे यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारे यहाँ पर कैसा है, हमारे यहाँ पर हमें पार्लियामेंट में जब हम देखते हैं, ठीक है, तो हमें लोकसभा एंड राज्यसभा देखने को मिलता है। अब यहाँ की अगर फ्रांस की पार्लियामेंट देखते हैं तो उसमें हमें नेशनल असेंबली और सीनेट जो है ये देखने को मिलता है, ठीक है, सीनेट एंड नेशनल असेंबली। क्लियर है, जैसा हमारे यहाँ पर लोकसभा है वैसा नेशनल असेंबली है एंड जैसा राज्यसभा है वैसा सीनेट है। यूएसए में भी हमें सीनेट देखने को मिलता है। अब प्रेसिडेंट जो है ऑफ रिपब्लिक ये भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्स ऑल सिटीजन वोटर्स। अब हम इलेक्शन प्रोसेस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन लॉ कैसा बनता है हमारे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा या राज्यसभा में, फिर उसके बाद दोनों ही हाउसेस में वो पास होना चाहिए और फिर प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए जाता है और फिर वो लॉ में तब्दील हो जाता है। वहाँ पर भी कैसा होता है कि नेशनल असेंबली जो है उसमें वो बिल जाना चाहिए, मतलब पास प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो वेडनेसडे को क्या हुआ, फ्रेंच कैबिनेट ने, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पर है हमारी कैबिनेट, उसी तरीके से वहाँ पर कैबिनेट जो है उन्होंने यहाँ पर ड्राफ्ट लॉ प्रेजेंट किया रेडिकल इस्लामिज्म के लिए। यहाँ पर इस्लामिस्ट वर्ड इस्तेमाल, टेक्स्ट जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिपब्लिकन प्रिंसिपल जो है उसको रीइंफोर्स करने के लिए बात की गई। अब जो फ्रांस है उसके रिलेटेड सेक्युलरिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सेक्युलरिज्म, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, है ना, ये जो वर्ड्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट जाते हैं। लिबर्टी, इक्वालिटी, ये वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट जाते हैं। तो ये वर्ड्स आपको पता रहना चाहिए क्योंकि फ्रांस से रिलेटेड जो बेसिक मूलभूत जो प्रिंसिपल्स है ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहे हैं फ्रांस के। तो ये सारे जितने भी प्रिंसिपल्स है फ्रेंच से लिए हुए हमने, वो सारी चीज़ें हमें पता रहनी चाहिए। तो यहाँ पर सेक्युलरिज्म ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्युलरिज्म के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, सभी आर्टिकल्स आपको पता रहने चाहिए। नाउ अब यहाँ पर जो रिपब्लिकन प्रिंसिपल्स है, ठीक है, तो ये क्या है, इसको रेनफोर्स करने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये अब नेशनल असेंबली में जाएगा, है ना, लोअर चेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जनवरी में, उसके बाद सारी चीज़ें होगी। अब लॉ अगर हम देखते हैं, देखिए लॉ क्या है, ये जब लॉ बन जाएगा उसमें भी काफ़ी चेंजेस होंगे तो उसके बाद देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में अगर हम समझे ओवरलुक तो क्या है, ये रेंज ऑफ मेजर्स प्रोवाइड करता है जिसमें स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म लाने की बात की जा रही है, जिसमें मुस्लिम चिल्ड्रन जो है उनको ड्रॉप आउट ना किया जाए, जिससे क्या होगा, ड्रॉप आउट अगर होते हैं तो फिर वो अलग राह पर चले जाएंगे। स्ट्रिक्ट कंट्रोल जो है मॉस पर, प्रीचर्स पर, वो रखे जाए। यहाँ पर जो कैंपेन ऑनलाइन होते हैं, हेट कैंपेन होते हैं, उसके अगेंस्ट में भी रूल्स लाए जाए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मॉस जो है उसमें यहाँ पर सर्विलेंस काफ़ी बढ़ सकता है जब ये लॉ में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो सुपरविजन यहाँ पर कर सकती है इमाम्स के ट्रेनिंग के ऊपर। उसी के साथ साथ जो वर्शिप प्लेसेस है
उनमें भी ग्रेटर जो मतलब समझ लीजिए जहाँ सब्सिडीज़ वगैरह होती है वहाँ पर भी ग्रेटर अपना पावर जो है वो रख सकती है। उसी के साथ साथ मॉडरेट कम्युनिटी लीडर जो है टारगेटेड बाय एन एक्सट्रीमिस्ट पुच कुड रिसीव प्रोटेक्शन। यहाँ पर क्या होगा कि वो प्रोटेक्शन जो है उनको दिया जाएगा जिससे कि उन पर हमला जो है वो ना हो पाए। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मलाना क्रीम। अब यहाँ पर ये कैनेबीज जो है हिमाचल में वहाँ से देखने को मिलते हैं, काफ़ी डिमांड है इसकी, GS3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत केस जो चल रहा है उसके तहत यहाँ पर ड्रग्स के मामले में काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया, पूछताछ की गई। इवन भारती सिंह जो है उनको भी किया गया, तो काफ़ी लोगों को किया गया है। आपके लिए क्वेश्चन जो है मेंस के लिए निकल कर आता है, व्हाट इज़ मलाना क्रीम। अब यार देखो कैसा है, मुझे खुद को लो एनर्जी में आपको बताना या फिर आपको समझाना अच्छा नहीं लग रहा है, मगर मैं भी क्या करूँ। अगर मैं हाई एनर्जी में जैसे नॉर्मली बोलता हूँ वैसा अगर बोलूँगा तो मेरा गला जो है कभी रिकवर हो ही नहीं पाएगा। तो गले को रिकवर करने के लिए गले को आराम देना ज़रूरी है। और इसी वजह से मैं बहुत ही कम, मतलब मैं दिन में नहीं तो 10 वीडियोज़ रिकॉर्ड करता हूँ, ऑलमोस्ट 10 वीडियोज़ तक रिकॉर्ड करता हूँ। लेकिन अब मैं यहाँ पर 1 या 2 वीडियो ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि गले को आराम देना, जल्दी रिकवर होना ये ज़्यादा ज़रूरी है ना। क्योंकि जैसे अब्राहम लिंकन ने भी कहा था कि अगर मुझे 10 घंटे मिलते हैं एक पेड़ को कट करने के लिए तो 6 आवर जो है वो मैं अपना जो औजार है उसको शार्प करने में लगाऊंगा और बाकी 4 घंटे में अपने आप कट हो जाएगा। तो अगर मैं गले को और सताता रहूँगा तो फिर वो अच्छा नहीं होगा, मेरी इफ़िशियंसी कम होती जाएगी। इसलिए मैं शांति से थोड़ा कम इसमें कम एनर्जी में आपको ये जो आर्टिकल्स है कवर करवा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अब यहाँ पर देखिए, व्हाट इज़ मलाना क्रीम एंड वाई इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर फॉर्म्स ऑफ हैशिश अक्रॉस द ग्लोब। एक्सप्लेन, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन है जहाँ पर आपको जो फैक्ट्स है उसी को रखना है। यहाँ पर आपको खुद का कुछ नहीं रखना है, फैक्ट्स। क्योंकि आपने अगर MM एकेडमी के जो आंसर राइटिंग कोर्स देखा होगा उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है मुंबई में वेडनेसडे को क्लेम करते हैं टू हैव सीज्ड दी कॉन्ट्राबैंड मलाना क्रीम फ्रॉम अ पर्सन लिंक टू एक्टर सुशांत सिंह राजपूत डेथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मलाना क्रीम क्या है। तो ये एक चरस, मुझे चरस दो, मुझे गांजा दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, फलाना ढिमकाना दो, या फिर हैश या फिर हैशिश। ये आता है मलाना वैली, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश। चरस जिसको भांग भी कहा जाता है हिमाचल में, ये एक रेसिन है जो ऑब्टेन होता है फ्रॉम दी कैनेबीज प्लांट। जो कैनेबीज प्लांट है उसमें से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जो नेचुरली ग्रो किया जाता है वैली में। ठीक है, इलीगली उसको कल्टीवेट किया जाता है क्योंकि लीगल नहीं है, इलीगली किया जाता है। वैली हैज़ अ सिंगल विलेज मलाना, वैली में सिंगल विलेज है मलाना। एंड दी हैश रेसिन जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होता है जनरली मोर क्रीमी या फिर क्ले लाइक हमें देखने को मिलता है। अब इसको यूनिक क्या बनाता है, देखिए जो कैनिबिस प्लांट है इसके नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स है, कैनी बायनाइड्स ये कहा जाता है अमंग, जिसमें से THC जो है मतलब टेट्राहाइड्रोकैनेबिनॉल, ये प्राइमरी साइको एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जो हाई सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, विच प्रोड्यूसेस हाई सेंसेशन। यूनिकनेस क्या है, हाई सेंसेशन। आपको सीधा आ सकता है कि यहाँ पर कैनेबीज जो है उसका क्या क्या यहाँ पर यूनिकनेस देखने को मिलते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। स्ट्रेन जो है प्लांट का लो लेवल ऑफ THC ये इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रियल एंड नॉन ड्रग पर्पस के लिए, जैसे कि रोब्स बनाना, पेपर बनाना, टेक्सटाइल में। ठीक है, उसी के साथ साथ हाई लेवल ऑफ अनदर कैनाबाइनाइड जिसको CBD कहा जाता है, ये इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिनल पर्पस के लिए भी। मतलब क्या है कि इसका जो काम है वो मेडिसिनल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन एडिशन चरस और मलाना जो है डिस्टिंक्ट सेट ऑफ टर्पिनीज एक्रोमेटिक कंपाउंड्स यहाँ पर एसोसिएटेड है फ्लेवर और बाकी कैरेक्टरिस्टिक से। तो ये हमारे कोर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अभी कितने में आता है, तो अकॉर्डिंग टू द पुलिस वैराइटीज़ ऑफ मलाना क्रीम जो है जनरली सेल किया जाता है 1500 से 8000 पर 10 ग्राम इंडिया। ठीक है, उसकी प्योरिटी पर भी डिपेंड होता है, अलग अलग बेचा जाता है। चरस जो है वो स्मगल किया जाता है ग्रेटर डिस्टेंस, प्राइस उसकी राइज होती है क्योंकि ट्रैवलिंग के कॉस्ट ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पर वंस ये स्मगल्ड होता है कंट्री के बाहर, प्राइजेस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब समझ लीजिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर इलीगल है तो बेचा कैसे जाता है। चरस जो उसको बैन किया गया इंडिया में 1986 में अंडर NDPS एक्ट। अब ये एक्ट जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
है ना, तो इसके बारे में पता रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्लांट को कंसिडर किया जाता है इंपॉर्टेंट क्रॉप कुल्लू में, और वेराइटी ऑफ अदर पर्पस जो है फुटवेयर बनाना, ये बनाना, वो बनाना, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेटर रोड कनेक्टिविटी, यहाँ पर जैसे जैसे ग्रेटर रोड कनेक्टिविटी हो रही है, मलाना जो है वो उसके नेबरहुड जो हमें वैलीज देखने को मिलती है वो काफ़ी यहाँ पर ड्रग टूरिज्म के लिए फेमस हो गई। वहाँ पर ड्रग टूरिज्म जो है बहुत ज़्यादा होने लगा, क्योंकि क्या है कि जो ये है कनेक्टिविटी बढ़ रही है, चलो भैया बनाओ और बेचो, है ना। तो ये हमें चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, गोल्डन ट्रायंगल जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर जो गोल्डन क्रेसेंट, ये यहाँ पर दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जो ड्रग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये अगर आता है किससे रिलेटेड है, ड्रग्स से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रूअल्टी कैमरा कांट सी, ये बेसिकली कस्टडियल डेथ जो है उसके बारे में बात कर रहा है। जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। डिस्पाइट लीगल प्रोविजंस कस्टडियल डेथ हैज़ इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली इन इंडिया। आपको इसको डिस्कस करना है और कुछ मेजर सजेस्ट करना है जिससे कि हम कस्टडियल डेथ को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए कुछ ही दिन पहले हमने देखा था तमिलनाडु कस्टडियल डेथ, सीबीआई ने कहा फादर और सन को इतने टाइम तक मारा गया। तो मतलब आप समझ सकते हो कि कस्टडियल डेथ कितनी न्यूज़ में चल रही थी और कस्टडियल डेथ कितनी खतरनाक है। अब यहाँ पर डेटा क्या कहता है, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिस्पाइट लीगल प्रोविजन कस्टडियल डेथ जो है वो इंक्रीज हुए हैं सिग्निफिकेंटली। तो अब यहाँ पर कस्टडियल डेथ जो है इसका डेटा आपके पास रहना ज़रूरी है ना, तभी जाकर आप बता पाओगे कि हाँ इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है ना। उसी के साथ साथ फिर आपको लीगल प्रोविजंस के बारे में बताना पड़ेगा कि क्या क्या लीगल प्रोविजंस है, फिर उसके बाद आपको कुछ मेजर सजेस्ट करने पड़ेंगे जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, क्योंकि जहाँ से आपने डेटा लिया आपने मन से नहीं बोल सकते हैं कि हाँ इतना था पहले 100 थे अब 1000 हो गए। अरे कहाँ से, आपको पर्टिकुलर कोई सोर्स पता रहना चाहिए। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अगर हम देखते हैं, बिटवीन 2001 से 2018 26 पुलिसमैन जो है कन्विक्ट किए गए हैं कस्टडियल वायलेंस के लिए। डिस्पाइट 1727 सच डेथ जो है वो रिकॉर्ड किए गए इंडिया में। ओनली 4.3 ऑफ 70 डेथ जो है 2018 में वो यहाँ पर फिजिकल असॉल्ट बाय पुलिस इसके लिए अट्रीब्यूट किए गए हैं। एक्सेप्ट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कोई भी पुलिसमैन जो है उसको कन्विक्ट नहीं किया गया है ऐसे डेथ के लिए अक्रॉस द कंट्री। तो अपार्ट फ्रॉम कस्टडियल डेथ 2000 ह्यूमन राइट वायलेशन केसेस जो है वो भी रिकॉर्ड किए गए हैं 2000 से लेकर 2018 तक, ठीक है। अब यहाँ पर लो कन्विक्शन के पीछे रीज़न क्या है कि इतने कम कन्विक्शन क्यों हो रहे हैं, पुलिस जो है उनके भी कम कन्विक्शन क्यों हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द कस्टडियल डेथ जो है वो अट्रीब्यूट किया जाता है कि अदर देन कस्टडियल टॉर्चर, जिसमें सुसाइड या फिर हॉस्पिटल में डेथ हो जाना ट्रीटमेंट के दौरान, ये सब यहाँ पर देखा जाता है। मतलब जैसे कि है ना, अगर आपने स्कैम मूवी देखी होगी, स्कैम 1992, उसमें लास्ट में बताया गया हर्षद मेहता जो है वो हॉस्पिटल में मरता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी बोलना है कि उसका मर्डर किया गया है, ऐसा बोलना है। तो क्या होता है कि ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसे जो रीजंस हैं, अब यहाँ पर हॉस्पिटल में डेथ हो गई ऐसा अगर बता दिए या फिर सुसाइड बता दिए तो फिर सिनारियो चेंज हो जाता है, वहाँ पर क्यों कस्टडियल टॉर्चर के केसेस लगेंगे। अब रीज़न क्या है कस्टडियल वायलेंस के, सबसे पहले तो है स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन नहीं है इंडिया में, एंटी टॉर्चर लेजिस्लेशन नहीं है ना, इसलिए कस्टडियल वायलेंस जो है उसको अभी तक क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है। मतलब अगर कोई कस्टडियल वायलेंस होता है तो उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल केस शुरू नहीं हो सकता है। अब इंडियन स्टेट जो है यहाँ पर डिनाई कर देते हैं टॉर्चर हुआ है करके, या फिर वो डिफेंड करते हैं कि क्या कारणवश ये सारी चीज़ें हुई है। मतलब क्या है कि यहाँ पर उसने पहले अटैक किया था फिर हमें मजबूरन अटैक करना पड़ा, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ये जो क्लेम है हाउएवर सुपरफिशियल और बिना कोई प्रोटेक्शन के रहते हैं। दूसरा है इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस, मतलब कि जो एंटायर प्रिजन सिस्टम है ये काफ़ी ओपेक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है ना। मतलब क्या है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि अंदर हो क्या रहा है, अंदर चल क्या रहा है। तो इसलिए इतने जो अंदर हमें जो जुर्म है वो देखने को मिलते हैं, इतने अंदर जो कैदी है वो देखने को मिलते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, किस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है, कुछ हमें पता नहीं चलता है। एक्सेसिव स्क्रूटिनिटी जो है वो डॉक्यूमेंट मटेरियल है ना प्रिजन में, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इंडिया जो है यहाँ पर डिज़ायर प्रिजन रिफॉर्म जो है वो भी लाने में सक्षम नहीं है कि प्रिजन में लोग जो है इतने ठोसे जा रहे हैं, एक ही रूम में इतने सारे लोग हैं, उनको अलग अलग बीमारियाँ लग रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ देखा नहीं जाता है। एक्सेसिव फोर्स जो है जिसमें टॉर्चर का भी इस्तेमाल होता है, ये यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है।
इससे क्या हो रहा है कि एक जैसे मूवीज़ है उसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है उससे एडहर ना करना, जैसे इंडिया जो है उसने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर साइन किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया है ना। अब अगर हम हमारे लीगल प्रोविजन देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल प्रोविजन देखते हैं, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम टॉर्चर हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 21 में ही, जहाँ हमारा राइट टू लाइफ है। मतलब क्या है कि अगर कोई हमारे साथ टॉर्चरिंग कर रहा है, मतलब हमारा राइट टू लाइफ जो है उसका हनन हो रहा है, मतलब हमारा आर्टिकल 21 हनन हो रहा है, मतलब हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, मतलब रेट पिटिशन इशू होने चाहिए। राइट टू काउंसिल, ये फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 22(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी यहाँ पर वायलेट हो रहा है। सेक्शन 41 जो है सीआरपीसी का, जो अमेंड किया गया 2009 में, जिसमें सेफगार्ड लाया गया 41A, 41B, 41C, 41D, जिससे कि जो अरेस्ट है और डिटेंशन है वो यहाँ पर रीजनेबल ग्राउंड्स पर होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है जो वायलेट हो रहा है। अब यहाँ पर कुछ सजेशंस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंडिया जो है उसने क्या करना चाहिए, रेटिफाई करना चाहिए यूएन कन्वेंशन। हमने साइन किया है, रेटिफाई नहीं किया है, वो अगर हम करते हैं तो लीगल प्रोविजंस लाए जा सकते हैं। पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए, गाइडलाइंस यहाँ पर फॉर्मुलेट किए जाने चाहिए, जिससे कि हम यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो सब प्रॉपर तरीके से कर सके, है ना। यहाँ पर प्रिजन में एक्सेस जो है वो होना चाहिए, नहीं तो क्या है अभी कुछ एक्सेस ही नहीं है, सीसीटीवी कैमरा है, ये सब चीज़ें जो है वो लगानी चाहिए। और इसीलिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि सीसीटीवी कैमरा जो है हर पुलिस स्टेशन में आप लगाओ, और बाकी भी जो एजेंसीज हैं वहाँ पर भी आप सीसीटीवी कैमरे लगाओ और हर कोने में लगाओ, कि जिससे क्या होगा, जिससे कि हमें सारी जो हरकतें हैं पता चलेगी, और वॉइस और वीडियो दोनों चीज़ें वहाँ पर रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली है। तो मतलब इन शॉर्ट जो हमारा आर्टिकल था उसमें सिर्फ यही चीज़ बताई गई है, बाकी जो चीज़ें हमने यहाँ पर कवर कर ली है। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर ईरान के कैलकुलेटेड रिस्क के बारे में बात की जा रही है, जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला वीडियो। ये वाला वीडियो जो है ईरान वर्सेस यूएस कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्लेन किया गया है मेरे द्वारा, ये आप वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो अगर आप देख लोगे, मतलब आप सिर्फ ईरान बाय मयूर मोगरे ये भी अगर डालोगे तो भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इसमें मैंने 18 मिनट में ईरान से लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की है, जो भी मिडल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं डिटेल में एक्सप्लेन की है। ये आप देख लो, बाकी आपको ये आर्टिकल कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे इंडिया के एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पर मैप बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ईरान अगर हम देखते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है। यहाँ पर आप देखिए गल्फ, पर्शियन गल्फ है ना, यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान। अब यहाँ पर आप देखोगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है ना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। यहाँ पर रेड सी है, यहाँ पर बाबेल मंडप स्ट्रेट है ना। यहाँ पर सऊदी अरेबिया येमेन कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर सऊदी अरेबिया ईरान कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, है ना। कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। अब इसमें यूएसए का भी रोल होता है, तो यूएसए का क्या रोल है यही समझने के लिए तो वीडियो देखना है आपको, है ना। अब देखिए ईरान न्यूक्लियर डील शॉर्ट में अगर हम देखें तो P5+1 नेशंस हमें देखने वाले, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए। ठीक है, ये हमारे हो गए परमानेंट 5 मेंबर्स यूएनएससी के, प्लस जर्मनी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ये अग्रीमेंट पर पहुंचे 2015 में कि ठीक है ईरान जो है उनको हम उनकी डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए हम उनको जो थोड़े थोड़े न्यूक्लियर, मतलब हाई लेवल का नहीं लेकिन एनरिच नहीं पूरी तरीके, क्योंकि अगर पूरी तरीके से एनरिच यूरेनियम हो जाता है तो वेपन्स बना सकते हैं। एनरिच नहीं लेकिन नॉर्मल जो यूरेनियम है उसका इस्तेमाल करने देंगे। ठीक है, ईरान को ये बोला गया जिससे कि ईरान अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके, और ईरान ने भी बोल दिया हाँ ठीक है। अब होता क्या है, डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि यार ऐसे कर करके वो चुपके तो अच्छे खासे वेपन्स बना लेंगे, न्यूक्लियर पावर बन जाएंगे, फिर क्या करेंगे, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। तो इसने न्यूक्लियर डील से अपने हाथ खींच लिए डोनाल्ड ट्रंप ने, और सैंक्शंस बुरी तरीके की ईरान पर लगा दिए। ठीक है, ये सिनारियो हमें देखने, तब से फिर ईरान में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रीजन में देखने को मिल रहा है। अब क्या है, बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर 2015 में स्टेज पर लाए गए। ठीक है, और ये रिवाइव होता रहेगा ऐसा भी बोला गया। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो उसने एंटायरली डिफरेंट टर्न ले लिया, है ना। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई है, और ये वीडियो में यही सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की है। तो यहाँ पर बेसिकली अभी ईरान अगर आप देखोगे लेस रिस्क की ऑप्शन पर जा रहा है, क्योंकि बिडेन आ गया है। तो अब उनको उम्मीद है कि यहाँ पर बिडेन आने के बाद हो सकता है, क्योंकि बिडेन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट थे जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे, तो फिर से वही सिनारियो आ सकता है जहाँ पर सैंक्शंस जो है वो हटा दिए जाए, हमारी इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो हो जाए, क्योंकि ईरान में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो ये पूरा पर्सपेक्टिव यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक न्यूज़ है, नॉर्मल न्यूज़, जो इजराइल है वो यहाँ पर फिर से मून लैंडिंग की तैयारी कर रहा है। देखिए इजराइल जो है उसका स्पेस
एलेक्स मतलब IL, ठीक है, ये जो है ये नॉन प्रॉफिट इजरायली इनिशिएटिव स्पेसक्राफ्ट जो है वो क्रैश हो गया था जब वो मून पर लास्ट ईयर जाने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर फिर से क्या हुआ है, फिर से यहाँ पर जो मून लैंडिंग है उसकी तैयारी इजराइल कर रहा है। तो साइंस इसी का पार्ट है, एक्सपेरिमेंट एंड इम्प्लीमेंट। इसी से हम साइंस को आगे ले जा सकते हैं और पूरे सृष्टि को आगे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है। मैं फिर से माफ़ी चाहता हूँ कि मैं पूरी एनर्जी के साथ आपको नहीं बता पा रहा हूँ या फिर जो एनालिसिस है वो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही जैसे ही अच्छा हो जाऊँगा फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तब तक आप MM Academy ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए, वहाँ के जो वीडियोज़ हैं वो आप ज़रूर देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।